अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा पहला वाला टॉपिक जो है लेक्चर सेकंड उसको थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि किस तरीके से हमारे पास जो जॉब्स होती हैं उनको हम लोग ग्रुप करके फिर उसको प्रोसेस करते हैं। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग हमने देखा कि मोर देन वन हमारे पास प्रोग्राम्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। मल्टी टास्किंग को देखा, टाइम शेयरिंग हमारे पास था कि टाइम हमारे पास मल्टीपल जॉब्स में किस तरीके से शेयर होता है, हम लोग टाइम स्लाइस किस तरीके से असाइन करते हैं। रियल टाइम को देखा था जिसमें हमारे पास 2 टाइप्स थी कि हमारे पास हार्ड रियल टाइम हो सकता है या सॉफ्ट रियल टाइम हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स हम लोग वही सिस्टम यूज़ करते हैं जिसकी जो हमें रिक्वायर्ड होता है। फिर मल्टी प्रोसेसर को देखा हमने, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे पास क्लाइंट सर्वर या पेयर टू पेयर मॉडल होता है तो किस तरीके से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब सिस्टम को आपस में कंबाइन करके उनको मैनेज करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कोई ख़ास किसी ख़ास पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, जिस तरीके से ATM और POS यानी पॉइंट ऑफ सेल पे डिफरेंट कंप्यूटर्स काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, तो ये एम्बेडेड में था। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी कि जिस तरीके से प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है, नेटवर्क मैनेजमेंट है, प्रोटेक्शन सिस्टम है एंड कमांड इंटरप्रेटर। इन सबको वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मेन कंट्रोलर है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन कंट्रोलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं जब आपको फर्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन बता रही थी और उसको डिस्क्राइब कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आपके कंप्यूटर एक एम्प्टी डंप मेटल का बॉक्स उसे कह लें, जो कि कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक मेन कंट्रोलर है जो डिफरेंट टास्क जो हैं, डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो उन फंक्शंस को जो है फिर हम लोगों ने कुछ वैसे ज़्यादा भी हैं, लेकिन मोस्टली जो बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि इम्पॉर्टेंट उसके फंक्शन है, मेन फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, अगेन सारे वन बाय वन यहाँ पे बताए गए हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को ज़रा डिटेल में पहले देख लेते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। पहले तो आप वर्ड प्रोसेस को समझ लें। इंशाल्लाह इस सेकेंड ईयर की बुक में आप लोग प्रोग्रामिंग और करना सीख जाएंगे और मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके पास एक सिंपल प्रोग्राम जो होगा, जब तक आपने वो लिखा है और उसको प्रोसेस नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, जब वो प्रोग्राम इनएक्टिव है तो हम उसे प्रोग्राम कहेंगे, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक्टिव प्रोग्राम या प्रोसेस कहलाएगा। तो ऐसे हज़ारों आपके पास प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको देखा होता है, जो अकर होते हैं या यूज़र की तरफ से होते हैं या सिस्टम में खुद अकर हो जाते हैं या कभी वायरस की तरफ से, यानी कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह के आपके पास जो है प्रोसेसेस अकर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको देखता है। तो उन सब प्रोसेसेस को देखना, वन बाय वन उनको देखना, उनकी प्रायोरिटी वाइज उनको देखना। प्रायोरिटी से मुराद ये है कि तरजीह देना। अगर आप लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे कंप्यूटर इस लैपटॉप में डिफरेंट प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं मैंने एज ए यूज़र। एक मैंने ये प्रोसेस क्रिएट किया है कि मैंने लेट्स से वर्ड की फ़ाइल को ओपन किया है। सेकंड मैंने जो है पावर पॉइंट की फ़ाइल को ओपन किया है। थर्ड में कोई वीडियो एडिटिंग का काम कर रही हूँ। और फोर्थ मेरे पास इस कंप्यूटर में मैंने USB अटैच की है और हो सकता है कि वो जो फ्लैश मेमोरी थी उसमें वायरस था तो वायरस का अटैक आया है। अब आप खुद समझ लें कि इस तरह की सिनेरियो में जब आपके पास इतने प्रोसेसेस क्रिएट हुए हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको प्रायोरिटी देगा और किसको नहीं। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिनेरियो में देखे और आपके पास जो है सिस्टम की कैपेसिटी भी इतनी ना हो कि वो सबको एट ए टाइम प्रोसेस कर सके, तो ऑब्वियसली वायरस को के प्रोसेस को देखना, उसको हैंडल करना, एंटीवायरस को एक्टिवेट करना
और वो जो फ्लैश आपने अटैच की है उसको स्कैन करना, और अगर कोई वायरस कॉपी हो भी किया है या रेप्लिकेट हो रहा है तो उसको डिलीट करना, ये वो सारे काम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी पे करेगा, ठीक है। और आपके बाकी काम को थोड़ा सा डिले मिलेगा या वो थोड़े लेट हो जाएंगे अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है या उसके पास प्रोसेसर कम है सॉरी। तो इस तरह के मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है। अब ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ये कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल इसका रिस्पॉन्सिबल है या वो ये काम सारे देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोसेस मैनेजमेंट में ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई हैवी प्रोसेस अकर होता है तो उसको किस तरीके से डिवाइड करना है। अगर आपके पास डिफरेंट कोर है, डिफरेंट प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो किस प्रोसेसर को कितना टास्क देना है, उसकी चाइल्ड बना के किस किस को असाइन करना है। और जब वो सारे चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, चाइल्ड प्रोसेसेस जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उनको कंबाइन करके रिजल्ट वापस बैक करना, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। लेकिन डिवीजन एंड देन अगेन आफ्टर एग्जीक्यूशन उसको कंबाइन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ये सारा जो अभी तक मैंने आपको काम बताए हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का जो वर्ड है उसको आप यूँ समझ लें कि कंप्यूटर में रजिस्टर्स भी हैं, उसमें सीपीयू की कैश मेमोरी भी है, आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है, आपके इसके अलावा हार्ड डिस्क भी है, और भी आपके ये सारी जो मेमोरीज हैं इनको ग्रुप करके आप एक नाम दे लें, वो है मेमोरी। इन सब और मेमोरी आपको पता है कि कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर है, तो इसको एक अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। और ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी के उन तमाम कामों के रिस्पॉन्सिबल है जो लिए जाएंगे और कंप्यूटर को एक एफिशिएंट वे में यूज़ करने के लिए किए जाते हैं। तो अगर जब कोई प्रोसेस, लेट्स से मैं अगेन पिछले वाली एग्जांपल को यहाँ पे कोट करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अगर वर्ड फाइल को ओपन किया तो जब फाइल ओपन होती है तो ऑब्वियसली वो मेन मेमोरी में कोई स्पेस लेगी, रैम में वो कोई स्पेस लेगी, तो कितनी स्पेस उसको देनी है, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्पेस उससे वापस लेनी है। तो एलोकेशन मेमोरी की, और जब वो ख़त्म हो जाए तो उससे डी एलोकेट करना, ये काम आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का है और ये वही करता है, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना और मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम है, उसका फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट। आपके पास कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है, उसको हम लोग फाइल कहते हैं। और फाइल्स आप डिफरेंट क्रिएट भी करते हैं, वर्ड फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। ये फाइल्स जो हैं ये आपके पास कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। अगर मैं आपको अपेरेंटली बताऊं या आपको जिस तरीके से ग्राफिकली नज़र आ रहा होता है, तो आपके कंप्यूटर में जब आप माई कंप्यूटर को क्लिक करते हैं तो लोकल डिस्क C है, D है, E और फर्दर भी हो सकती हैं अगर आपकी हार्ड डिस्क बड़ी है या आपने उसकी पार्टीशन की हुई है। उसके जब उसको किसी भी पर्टिकुलर आप डिस्क को क्लिक करें, लेट्स से लोकल डिस्क D को मैंने क्लिक किया है, उसको ओपन करने के बाद मेरे पास डिफरेंट फोल्डर जो मैंने क्रिएट किए हैं वो मेरे पास क्रिएट हो और वहाँ पे मेरे पास शो होंगे। मैं किसी फोल्डर को ओपन करूँ तो उसमें वो तमाम फाइल्स जो हैं वो मुझे नज़र आएंगी। यानी कि आप यूँ कह लें कि कोई फाइल अगर वर्ड की फ़ाइल है तो वो मेरे पास किसी फोल्डर में, और फिर फोल्डर यानी उसको डायरेक्टरी भी कहते हैं फोल्डर को, कोई सब डायरेक्टरी एंड फिर रूट डायरेक्टरी, तो सो एंड सो ऑन, ये पूरा आपके पास एक हायरार्की बन जाता है और इसको हम लोग कहते हैं हायरार्कल फाइल सिस्टम। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट जो दूसरा काम है या टास्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइल मैनेजमेंट की है, कि किस तरीके से इन फाइल्स का ट्रैक रखना है और किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज वे में रखना है। तो वो आपके पास फाइल मैनेजर कहलाता है, जो अक्सर आप लोग कंट्रोल पैनल में जाके यूज़ भी करते हैं और अपनी फाइल्स को देखते हैं और उनको सेट वगैरह भी करते हैं। डिफरेंट उसके प्रैक्टिकल्स में ही इंशाल्लाह हम लोग उसको बाद में देखेंगे भी कॉलेज में। अगर आप अपनी बुक्स देखें तो बुक में पेज नंबर 18 पे फिगर 1.7 गिवन है, जो जिसमें आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है कि डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से CV का फोल्डर है और डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से CV का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया गया है और CV के फ़ोल्डर में फिर अगेन आपके पास दो जो हैं वो
मज़ीद फाइल्स दिखाई गई हैं। तो ये एक हायरार्की उन्होंने आपको दिखाई हुई है। और उसके बाद एक नेक्स्ट पेज पे उन्होंने आपको एक फ्लो चार्ट डायग्राम या हायरार्किकल डायग्राम में, ट्री डायग्राम में आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वाज़ह करके डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट है। आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर्स के साथ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच्ड होती हैं, और इनपुट से मुराद जो इन करती है, इनके डाटा को इन करती हैं, और आउटपुट आप कंप्यूटर में से कोई डाटा जो है या उसके आउटपुट को आप देखते हैं तो वो आपके पास है। आपने डिफरेंट डिवाइसेस फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ी हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर के साथ हम लोग डिवाइसेस को अटैच करते हैं, इन सब की स्पीड भी वेरी करती है, इनका जो सिस्टम है या इनका हैंडलिंग का तरीका भी डिफरेंट है। लेकिन यूज़र चूँकि सबको यूज़ करता है या जिस किसी को भी यूज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि अगर हम लोग माउस के ऊपर क्लिक करें या कीबोर्ड को यूज़ करें तो कीबोर्ड का डाटा किस तरीके से हमारी कमांड्स आगे जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दरमियान में होता है जो कि इस चीज़ को देख रहा होता है कि कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको यूज़र किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और कौन सी कमांड्स हैं जिसको आगे जाके एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फिर जब आप एक न्यू लेट्स से प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ, एक आउटपुट डिवाइस है, अगर आप प्रिंटर को फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर से अटैच करें तो हो सकता है कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज ना करे। आपको इसको यूज़ करने के लिए उस आउटपुट डिवाइस का जो डिवाइस ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूँ कह लें कि डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। डिवाइस ड्राइवर जो है वो आपके पास किस तरीके से उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस किया जाता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसका एक मैनुअल है काइंड ऑफ, उसका एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा और डिवाइस मैनेजर मॉड्यूल उसको देखेगा। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट है, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन। फिर इसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट पे। जब आप कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं तो या तो आपके पास वो टेम्परेरी स्टोर होता है, सेव होता है, या आपके पास वो परमानेंटली होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो वो आपके पास ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि परमानेंट डाटा को स्टोर करती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को स्टोर करती हैं। हार्ड डिस्क हो गई, CD है, फ्लैश मेमोरी है। इसके अलावा और भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेकेंडरी स्टोरेज ये डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, हम लोग उनको यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप कोई फाइल सेव करते हैं, अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं और तो वो आपके पास रैम में मौजूद है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तो आप उसे देख रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको हार्ड डिस्क में जाके सेव करेंगे और कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे और दोबारा फिर उसको ऑन करेंगे और बाद में देखेंगे तो वो फाइल चूँकि आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पे सेव है तो वो आपको दोबारा भी शो होगी और आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो ऐसी तमाम स्टोरेज जो है, वो जो डिवाइसेस हैं या सेकेंडरी स्टोरेज है, उनको भी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और उसके लिए जो मॉड्यूल है वो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल है। तो अगर मैं लेट्स से मेरे पास कोई वीडियो है, वो स्टोर है मेरे पास हार्ड डिस्क में, ठीक है, और मैं उसको प्ले करती हूँ तो वो जो वीडियो है वो सबसे पहले हार्ड डिस्क से आके पहले प्राइमरी स्टोरेज में आएगी और उसके बाद मैं उसे व्यू करूँगी। यानी कि जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, उसका प्राइमरी स्टोरेज में होना या मेमोरी में होना ज़रूरी है। तो मेरे पास डाटा जो है वो सेकेंडरी से प्राइमरी में आ रहा है, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं डाटा फाइल जिस तरीके से मैं अभी इसमें एडिट करती हूँ और सेव भी करती हूँ और मैं उसको जाके हार्ड डिस्क पे सेव कर रही हूँ, तो मेरे पास डाटा इस टाइम में प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है। तो डाटा की मूवमेंट है, यानी कि मूव हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी और वाइस वर्सा। तो ये जो फ्लो है ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ही देखता है, और ये फ्लो भी डिफरेंट होता है, यानी कि डाटा आपके पास बाइट्स में हो सकता है, वर्ड की फॉर्म में हो सकता है। तो इस फ्लो को मैनेज करने का काम किसका है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, अब एंड पे मैंने मेमोरी लोकेशन एड्रेस लिखा हुआ है और फिर उसके बाद एड्रेस स्पेस लिखा हुआ है। मेमोरी लोकेशन एड्रेस से मुराद ये है
कि लेट से मेरे पास एक वीडियो, जिस तरह भी आपको एग्जांपल दी है उसी को दोबारा कोड कर रही हूँ, कि अगर वो वीडियो मैंने स्टोर की है तो अगर हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज में देखें तो वो पर्टिकुलर वीडियो किसी एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। तो हर एक डाटा जो आपके पास कंप्यूटर पे स्टोर है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन और उस लोकेशन का एड्रेस है, तो वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। अब हमारे पास ये सारे एड्रेसेस जब मिलते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो जब डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करनी होती है उसमें एड्रेस स्पेस का यूज़ होता है। फिर उसके बाद है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट पहले हमारे पास इतना ऐसा इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं था और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर मॉड्यूल नहीं था, लेकिन जब से आपके पास एडवांस और मॉडर्न कंप्यूटर्स आना शुरू हुए हैं जिसमें नेटवर्क मैनेजर होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास अब ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट जो है उसका एक न्यू फीचर है या फंक्शन है, वो है नेटवर्क मैनेजमेंट। तो ट्रांसमिशन आपके पास डिफरेंट यानी कि डाटा की ट्रांसमिशन है, चाहे वो टीसीपी से है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए है, या वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए डिफरेंट आप यूँ कह लें कि सर्विसेज है, नेटवर्क सपोर्टिंग सर्विसेज जो भी सब आपके पास ये यूज़ हो रही हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क मैनेजमेंट मॉड्यूल का को यूज़ करता है। अगर मैं आपको ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में इसको समझाऊं तो जब आपके पास एक नेटवर्क मौजूद होता है, डिफरेंट यानी कि मोर देन 2 कंप्यूटर्स आपके पास कनेक्टेड हैं, ठीक है, और उन 2 कंप्यूटर्स में आपने कुछ फाइल्स को शेयर करना है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे वायर्ड और वायरलेस आप भिजवाना चाह रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास ईथरनेट केबल मौजूद है तो हो सकता है मैं वायर्ड से भिजवाऊँ, और अगर मेरे पास केबल नहीं है तो मैं वायरलेसली भी भिजवा सकती हूँ, ठीक है। डिफरेंट कोई भी मीडियम में यूज़ करते हुए जब उस फाइल को शेयर करूँगी तो मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल जो है जो काम करेगा और इसको सपोर्ट करेगा और इस काम को पॉसिबल बनाएगा, वो मेरे पास नेटवर्क मैनेजमेंट का है, ठीक है। कि आपके पास कॉम्पेटिबिलिटी चेक होती है, फिर फाइल्स की ट्रांसमिशन चेक होती है, फिर उसमें एरर डिटेक्शन वगैरह डिफरेंट उसके प्रोटोकॉल्स हैं और डिफरेंट उसके जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर नेटवर्क मैनेजमेंट का, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं इसको डाटा को अक्रॉस द नेटवर्क शेयर करने के लिए। तो ये आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम है। जब मोर देन 1 कंप्यूटर्स की और मोर देन 1 यूज़र्स की बात होती है, जिस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं, सर्वर आपके पास एक है लेट से, और लेट से 10 यूज़र्स हैं जो कि एट ए टाइम कंकरेंटली आपके पास एक सर्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब एट ए टाइम की बात आती है या कंकरेंटली एक सेम नेटवर्क की बात आती है या सेम सर्वर की बात आती है, तो आपके पास प्रोटेक्शन की बात ज़रूर आती है, प्राइवेसी की बात आती है। यानी कि सर्वर ने अगर एक डाटा यूज़र 1 को देना है तो क्या वो डाटा यूज़र 2 को भी दे सकते हैं, या यूज़र 2 को वो डाटा नहीं देना अलाउड नहीं है। तो हर यूज़र की अपनी प्राइवेसी है, उनके अपने डाटा क्या वो शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पूरा मैकेनिज़्म जो है आपके पास प्रोटेक्शन सिस्टम के अंडर आता है कि किस तरीके से हम यूज़र्स को एक दूसरे से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अनऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है वो आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट डाटा हैक कर ले या उसको यूज़ कर ले या उसको देख ले, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोटेक्शन सिस्टम है। फिर लास्ट में आपके पास कमांड इंटरप्रेटर है। कमांड इंटरप्रेटर को आप यूँ समझ लें कि यूज़र्स जो हैं वो उनके पास कोई कम्युनिकेशन का वे होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से अभी हमारे पास कम्युनिकेशन का वे यूट्यूब का चैनल मैंने जो क्रिएट किया है वो है, ठीक है। मैं जो भी लेक्चर बनाती हूँ, वीडियोस की बनाती हूँ, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लेती हूँ, और उसको आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो भी वीडियो आती है आपको शो हो जाती है और आप उसे देख लेते हैं। तो ये हमारा एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर ये ना होता और हम लोग क्लास में होते तो क्लास में वे ऑफ कम्युनिकेशन हम डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो कमांड इंटरप्रेटर ये है कि अगर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम को कोई
कमांड देनी है और कोई काम उससे करवाना है तो कोई वे होना चाहिए, ठीक है। आपके पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वेज प्रोवाइड करता है। एक क्या है, CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, और एक आपके पास GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। CLI जो है वो जैसे नाम से ही आपको समझ आ रही है, इसकी कमांड देनी होगी इस पर। जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में आपको एक टर्मिनल की एक फिगर भी स्लाइड्स में दिखाई थी, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन थी और आप उसमें डॉस की कुछ कमांड्स देते हैं और जो भी उसके उन कमांड्स का फंक्शन होता है वो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। तो इसी तरीके से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये वे प्रोवाइड करता है कि आपने अगर कोई कम्युनिकेट करना है तो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। CLI होगी, वो आपके पास टेक्स्ट टर्मिनल भी हो सकता है, टर्मिनल एम्यूलेटर भी हो सकता है, और रिमोट शेल क्लाइंट भी है। और इसके अलावा GUI भी हो सकता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसमें आपने इन्फॉर्मेशन जिस तरह की अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये कर्सर है, राइट क्लिक करूँगी और कोई एक्शन परफॉर्म करूँगी, जस्ट मुझे क्लिक करना है, ये आइकन्स मुझे शो हो रहे हैं, बटन्स वगैरह हैं, तो ये आपके पास GUI है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो आज का जो लेक्चर था वो हमने देखा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेक्चर 1 में तो मैंने उसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन वगैरह बताई थी और कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। फिर लेक्चर 2 में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बताई कि किस तरह के इन्वायरमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्ट करेंगे और किसको यूज़ करेंगे। और आज के लेक्चर में मैंने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।